Hello everyone, welcome to Defense Studies. So this is a new initiative for CAPF 2022 एग्जाम। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके रहेंगे जो आपके प्रोबेबल हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन पे सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे हम फोकस करेंगे। इधर उधर के टॉपिक्स हम नहीं लेंगे। जो कि टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, और मैं आपको सिर्फ वो मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। देने को मैं तो आपको बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, इरेलीवेंट है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जानने की अब आपको जरूरत नहीं है। ज्यादा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के पीछे मत भागिए। अब आप करंट ओरिएंटेड जितना लिखेंगे, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर सीएपीएफ देखेंगे तो उसमें करंट ओरिएंटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं पूछा आज तक सीएपीएफ एग्जाम में। नो बैकग्राउंड, किसी भी देश की रिलेशनशिप, या वो पाकिस्तान की हो या फिर चाइना की हो या फिर हमारे साथ जैसे एक बार नेपाल के साथ पूछा था रिलेशनशिप। कोई भी देश की कोई भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन या फिर रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं पूछी गई है। ठीक है, कभी पूछा गया सीनो पाक अलायंस इज अ थ्रेट। ठीक है, उसके बाद पूछा है एमर्जिंग दिस इकोनॉमिक पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना इन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, ये पूछा है उसके बाद। ठीक है, एमर्जिंग थ्रेट्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो चीजें करंट में है उन्हीं से क्वेश्चन बनता है। तो अभी जो क्वाड है ये ज्यादा न्यूज में है, और लास्ट के जो 3 महीने होंगे ना, अब आपके मार्च से लेकर जो अगस्त तक का जो आपका जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर जितनी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी उन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम चांसेस रहता है कि आपका सीपीएफ एग्जाम में कोई इससे टॉपिक आ जाए। तो क्वाड की मीटिंग अभी हुई है टोक्यो में, इनफॉर्मल मीटिंग थी थोड़ी वो उनके बीच में, अब क्वाड की मीटिंग होनी है उनके साथ। तो ये सभी चीजें, उनकी क्या आउटकम आएंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, ये सभी देखना है। तो पहले ये देख लेते कि अभी जैसे हम क्वाड को कैसे यूक्रेन जो क्राइसिस हुआ है उससे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे रिसेंटली बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे जियोपॉलिटिक्स के अंदर। इंडिया ने जैसे यूएन में अभी वोट नहीं किया अगेंस्ट रशिया, तो ये सभी चीजें अब इसमें देखेंगे। क्योंकि क्वाड में भी जो हमारे मेंबर्स हैं, जैसे हम रशिया जैसे यूएसए है, उसके बाद जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने अगेंस्ट रशिया स्टैंड लिया है। राइट, इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड लिया है। तो क्वाड के अंदर भी हमारे थोड़े थोड़े से क्या हो गए, डिफरेंसेस हो गए। तो अब देखेंगे हम सिंपली डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, द क्वाड एंड इट्स अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। राइट, अपॉर्चुनिटी क्या प्रोवाइड करता है, ये इनफॉर्मल ग्रुपिंग, अभी तक ये इनफॉर्मल है, इसको फॉर्मल किया जाना है। ठीक है, क्वाड इज एन राइट, किस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा, अभी चैलेंजेस क्या है क्वाड के सामने, ये सभी चीजें देखेंगे। तो थोड़ा सा मैंने क्या कोशिश किया, अगर आपको इस तरह से कोई टॉपिक आ जाए डायरेक्टली के द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड इन द अमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट, राइट, इस तरह से आपको टॉपिक आ जाए तो आप थोड़ा सा रिसर्च देना। कि मीटिंग भी हुई थी एक टोक्यो के अंदर जिसमें इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेटेड। उसके बाद डायरेक्टली यू हैव टू मूव टू द चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस हैं आप मेंशन कीजिए इसमें। चैलेंजेस लाइक रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज शेकन अप द वर्ल्ड्स ऑर्डर। तो वर्ल्ड ऑर्डर को बिल्कुल ही एक तरह से चैलेंज किया गया है। राइट, पहले जो वर्ल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। पहले ये होता था कि अंडर यूएन चार्टर या फिर इंटरनेशनल लॉ के अंडर यू कैन नॉट यूनिलेटरली चेंज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी ऑफ अ नेशन। वो यूक्रेन क्राइसिस में वो सब मिथ बस्ट हो गए हैं। राइट, सो एक चैलेंजेस ये है क्वाड के सामने, क्योंकि क्वाड को हम यूज कर सकते हैं। these are the challenges के रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज शेकन अप द वर्ल्ड ऑर्डर रीशेपिंग जियोपॉलिटिक्स अक्रॉस वर्ल्ड। तो ये तय है कि अब क्वाड की भी जो जियोपॉलिटिक्स है उसके अंदर जो इनफॉर्मल ग्रुपिंग अभी तक बनती आ रही थी वो भी चेंज होना तय है कुछ टाइम में ही। जैसे यूएसए ने अभी काफी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है हमारे इंडियन ओशन के अंदर, इंडो पैसिफिक कमांड उसने बनाई है। अभी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप करके उन्होंने और फोरम फ्रेमवर्क करके उन्होंने एक नई इनिशिएटिव यूएसए ने तैयार किया है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो दूसरा चैलेंज क्या हो सकता है आपका, वार इन यूक्रेन आल्सो पोजेस एन इंटरनल चैलेंज इन द क्वाड। व्हाट काइंड ऑफ इंटरनल चैलेंजेस, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ कंट्रीज ने दे टुक अ स्टैंड अगेंस्ट रशिया, दैट इज यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। दूसरा, जैसे न्यूट्रल पोजीशन रखी इंडिया ने, क्योंकि इंडिया को रखना जरूरी है न्यूट्रल पोजीशन, क्योंकि इंडिया का अराउंड 60% ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर कम्स फ्रॉम रशिया। दूसरी चीज, हमें एक P5 मेंबर्स के अंडर एक हमारा अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेंड चाहिए। ठीक है, जो कि एक वीटो पावर का यूज कर सकता है कभी भी। और दूसरा, आप इसमें हिस्टोरिकल लिंकेज दिखा सकते हैं कि रशिया इज अ
ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड इस तरह से आप लिख सकते हैं। हर एक हमारे जो सिचुएशन पैदा हुई हमारे सामने उसमें रशिया ने हेल्प किया है हमारा, राइट। तो इंडिया टुक मेंटेन अ न्यूट्रल पोजीशन ड्यूरिंग दिस वोटिंग। उसके बाद ही इंडिया की स्टेटमेंट क्या थी, ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को, राइट, बट स्टेटमेंट दी है कि इंडिया कॉल्स फॉर respect of territorial sovereignty and integrity of UN charter, right? ओके, तो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी एंड यूएन चार्टर, ये सभी चीजें उन्होंने कहा कि इंडिया ने ये बोला कि इन सभी चीजों का रिस्पेक्ट करना चाहिए एटलीस्ट, बट आउटराइटली इंडिया ने इस रशिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हमने एक चैलेंजेस के अंदर रशिया का इन्वेजन देखा जिसने जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन टोटली बदल दी। दूसरा, वार इन यूक्रेन के अंदर हमारे जो क्वाड के अंदर भी उसमें इंटरनल चैलेंजेस पैदा हो गए ड्यू टू वार इन यूक्रेन, क्योंकि कुछ 3 कंट्रीज ने अगेंस्ट द रशिया उन्होंने स्टैंड लिया, कुछ ने न्यूट्रल पोजीशन, इंडिया ने न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन की। तीसरा जो बिगेस्ट थ्रेट है वो है चाइना। क्वाड को बनाने का जो मेन आइडिया है वो है थ्रेट ऑफ चाइना। चाइना को रोकने के लिए हमने, अब जो ये कंट्रीज माने या ना माने, राइट, कभी भी जो क्वाड के मेंबर्स है ये नहीं कहते दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ग्रुपिंग इज अगेंस्ट द चाइना, कभी नहीं कहते, राइट। तो क्वाड्स मेंबर्स सी चाइना एज अ सबवर्जन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर एंड अ बिड टू एस्टेब्लिश इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स, क्योंकि हमेशा से ही चाइना क्या है, सबवर्जन करता है इंटरनेशनल ऑर्डर्स का। फ्री लेन ऑफ कम्युनिकेशन जो होती है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। आपने देखा होगा कि साउथ चाइना सी के अंडर वहां पे उसने अपने आर्टिफिशियल आइलैंड वहां पे डेवलप कर दिए हैं, ये सभी चीजें वहां पे कर दी है, तो आर्टिफिशियल आइलैंड वहां पे डेवलप हो गए, ये सभी चीजें, तो इट्स अ थ्रेट टू द सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन या फिर इंक्लूजननेस के लिए। और जो ग्लोबल कॉमन्स होते हैं, ग्लोबल कॉमन्स का मतलब जो सी है दैट इज अ ग्लोबल कॉमन, इस पे पूरे वर्ल्ड का क्या है, अधिकार है, राइट है, तो ये सभी चीजें उसको थ्रेट है। तो थ्रेट ऑफ चाइना, इसको क्वाड कैसे काउंटर कर सकता है, ये सभी चीजें देखेंगे। दूसरा थ्रेट देखते हैं चाइना के, जो आ रहा है चाइना से, वो है हमारा चाइनाज मिलिटराइजेशन। पहला मिलिटराइजेशन देखा होगा ना, आर्टिफिशियल आइलैंड जो मिलिटराइज कर दिए हैं वहां पे साउथ चाइना सी के अंदर, उन पे एंटी एयर मिसाइल गन भी लगा दी हैं। उसके बाद एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, वुल्फ पॉलिसी आपने देखा होगा कि वुल्फ डिप्लोमेसी कुछ साल पहले नहीं, कुछ महीने पहले ही, जिसमें चाइना को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, वुल्फ डिप्लोमेसी करके। उसके बाद टेरिटोरियल क्लेम्स इन लद्दाख एंड ईस्ट एशिया, तो चाइना की हमेशा से आपको पता है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। अब चाइना ने टेरिटोरियल क्लेम किया है लद्दाख के अंदर, अरुणाचल में क्लेम कर रहे हैं, ईस्ट एशिया में क्लेम कर रहे हैं, जितनी भी स्मॉल आशियन कंट्रीज हैं उसके अंदर उनके, फिलीपींस के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, वियतनाम के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा आपका। उसके बाद ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो चाइना में इतने सारे मेजर हब थे ड्यूरिंग बिफोर दिस कोविड पैंडेमिक, उन्होंने उस टाइम पे हमने देखा कि जब चाइना ने लॉकडाउन इंपोज किया उसके बाद से ग्लोबल सप्लाई चेन थी जो वो बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय होगी, डिसरप्ट हो गई। तो ये भी हमारे लिए क्या थ्रेट है, हमारी इकोनॉमी के लिए, जो मेजर इकोनॉमीज है उन सब के लिए थ्रेट है। तो हमें क्या चाहिए, एक रेजिलियंट सप्लाई चेन चाहिए। उसको लेके इंडिया और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिशिएटिव भी किया था, रेजिलियंट सप्लाई चेन इनिशिएटिव करके, वो भी आपको पता होना चाहिए। बट इट्स अ थ्रेट, अगर हम एक ही जगह पे सब इन्वेस्ट करेंगे तो सबकी ऑटोनॉमी एक तो कॉम्प्रोमाइज होगी, डिसीजन मेकिंग पावर कॉम्प्रोमाइज होगी, अगर चाइना में सबके इंटरेस्ट वहां पे लाई करेंगे तो, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस है अगेंस्ट फ्रॉम द चाइना साइड। तो बीजिंग का जो हमारे नेबरिंग एरियाज में आना, अपने नेबरहुड में, इंडिया के नेबरहुड में, जैसे श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो उसका ऑल वेदर फ्रेंड बन गया आप, ठीक है। तो चाइनाज आयरन क्लैड फ्रेंडशिप विद पाकिस्तान, ये तो सब मानते हैं कि सीनो पाक अलायंस इज देयर। उसके साथ ही जैसे चाइना ने इंडिया के जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ नेबरिंग कंट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट की है, एंड दैट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक साइड से उसको देखेंगे, दैट इज आल्सो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। कुछ टाइम बाद वो जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अनवायबल हो जाते हैं, उसको वो हायर कर लेते हैं, उसको वो लीज पे ले लेते हैं 99 ईयर्स के लिए, जैसे हम्बन टोटा। अब सीपैक भी है जो आपका वायबल नहीं है, कुछ टाइम बाद वो भी फ्लॉप होगा और बीजिंग उसको भी एक्वायर कर लेगा, राइट। तो इसके साथ ही जैसे बांग्लादेश में सब ये सब हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं चाइना टर्म क्वाड एज एशियन नाटो, ये भी हमारे लिए चैलेंज है।
चाइना हमेशा कहता है कि क्वाड इज एन एशियन नाटो। अगर ये उसने बोल दिया कि चाइना दिस क्वाड इज एन एशियन नाटो, तो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बिटरनेस और आ जाएगी, राइट। तो जो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो रिलेशनशिप नॉर्मल हो सके, वो नॉर्मल नहीं होंगे अगर चाइना इसको इस नज़र से देखता है कि दिस क्वाड ग्रुपिंग इज एन एशियन नाटो, राइट। उसका क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है क्वाड कंट्रीज। तो दीज क्वाड कंट्रीज जो 4 कंट्रीज हैं, ये छोटी मोटी कंट्रीज तो है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट की प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबकी कुछ कुछ क्या है, कुछ कुछ इसमें क्वालिटी है, कुछ कुछ उनकी कैपेबिलिटीज है, एक्सपर्टीज है। क्या क्या एक्सपर्टीज है, जैसे इन चारों देशों के पास कटिंग एज टेक है, यूएसए के पास फार्मास्यूटिकल्स में इंडिया इज डूइंग बेटर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जापान के पास क्या है, बहुत अच्छा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जैसे बुलेट ट्रेन चलानी हो या फिर कुछ एक बहुत ही सफोस्टिकेटेड बिल्डिंग आपको तैयार करनी हो, इस तरह से ग्रीन इनिशिएटिव, यूएसए से हम सोलर पैनल का इंपोर्ट करते हैं, ये सब चीजें, राइट। ये सभी चीजें हमारी स्ट्रेंथ है क्वाड नेशंस की। अब इन सभी चीजों को यूज करके, और ये है हमारा बैटल ग्राउंड कौन सा, कहाँ कहाँ पे, जैसे कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, इंडिया एंड चाइना इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, राइट, ऑफ कोविड वैक्सीन। अगर हम ये सभी देश इकट्ठा हो जाएं तो कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में क्या हम बूस्ट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव के अंदर अगर ये सभी देश इकट्ठे हो जाए तो क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव में हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है आपकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उसको चेंज कर सके, क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी फंड का यूज कर सके, कुछ एक और सभी चीजें हैं वो भी। तीसरा आता है साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन। चाइना इज अ बिगेस्ट थ्रेट। चाइना के पास जो मशीनरी है, जो उसके पास जो कैपेबिलिटी है साइबर थ्रेट कैरिड आउट करने की, बहुत ही उम्दा है। इंडिया के पास इतना अच्छा नहीं है सेटअप साइबर सिक्योरिटी का। लेकिन क्या हम जापान की हेल्प नहीं ले सकते, क्या हम यूएसए की हेल्प नहीं सकते टू फॉर द साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। यहाँ पे कोऑपरेशन की जरूरत है, यहाँ पे क्वाड के मेंबर काम कर सकते हैं। और आता है 5G डाइवर्सिफिकेशन डिप्लॉयमेंट। अभी भी 5G डाइवर्सिफिकेशन इंडिया में चला हुआ है, 5G की ऑक्शन होनी है, कई जगह ऑक्शन भी हो चुकी है। तो 5G अभी जैसे हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं, हर एक चीज में आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी आ जाएगी, हर एक चीज में। तो 5G डाइवर्सिफिकेशन के लिए यू नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू नीड डिवाइसेस, बहुत सारा आपको चाहिएगा। जैसे हुआई को बैन करने की बात हो रही है, जो चाइना से रिलेटेड कंपनी है, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। उसके बाद रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन। अब रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन, जैसे आफ्टर द पेंडेमिक हमने देखा है कि हमारे जो सेमीकंडक्टर चिप्स थे वो इंपोर्ट होने बंद हो गए, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन हैम्पर हुई चाइना ने, उनकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें हैं। तो उनकी वजह से हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या हुआ, वी हैव सीन अ डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम स्लो डाउन की तरफ जा रहे हैं, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं है, ये आईसीज नहीं है, ये सभी चीजें। तो हमें क्या चाहिए कि रेजिलिएंट सप्लाई चेन चाहिए, जिससे हम ये सभी चीजें हमारी मतलब सप्लाई साइड कोई इशू ना हो कभी भी। तो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन ना हो, सप्लाई साइड इंटरप्शन ना हो, तो हमें ऐसा कोई इनिशिएटिव चाहिए जो सभी क्वाड नेशन एक साथ मिलकर कर सके। लास्ट है IPEF, लेटेस्ट जो हुआ था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप स्ट्रीमलाइंड विद क्वाड इनिशिएटिव। IPEF के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सिमिलर हैं क्वाड इनिशिएटिव के जैसे। IPEF शुरुआत किसने की है, यूएसए ने। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर वो दोनों आपस में मैच हो गए क्वाड इनिशिएटिव के साथ, देन वी कैन काउंटर चाइना डोमिनेटेड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, TPP, जो चाइना डोमिनेट करता है। अभी आपने देखा होगा TPP से एग्जिट कर दिया था यूएसए ने इन 2017 या फिर 18 था, ऐसा कुछ याद नहीं है एग्जैक्टली, बट यूएसए ने TPP से एग्जिट कर लिया, इंडिया ने RCP ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो अभी IPEF आया। तो चीजों को रिलेट करिए, ऐसे रिलेट करके पढ़िए। हालांकि बहुत सारी चीजें अगर जैसे आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पे, सो डू नॉट गो आफ्टर बैकग्राउंड नॉलेज, इतनी सादा बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत नहीं है। अभी आपको क्या जरूरत है, करंट ओरिएंटेड न्यूज और ये इस तरह के इनिशिएटिव कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर आप ये फीडर पॉइंट यूज करेंगे और इनको यूज करने के बाद आपको कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है, तो ये इतने फीडर पॉइंट्स हैं, इनसे मैं 1200 वर्ड्स तक लिख सकता हूँ, ठीक है। सो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही था। सो मिलते रहेंगे, रेगुलर हमारी क्लास होगी। सो थैंक यू।